सूरज की किरणें धरती पर अब वैसी नहीं पड़ती थी जैसी पहले हुआ करती थी। आकाश में एक अजीब सी धुंध छाई रहती थी, जो न तो बादल थी और न ही कोहरा। ये धुंध मानो धरती की सांसों को थाम रही थी। दिल्ली की गलियों में, जहां कभी लाखों लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त रहते थे, अब सन्नाटा पसरा था। सड़कें खाली थीं, दुकानें बंद थीं, और हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे जलते हुए कोयले और सड़ते हुए पत्तों का मिश्रण। रिया, एक 28 साल की पत्रकार, अपनी छोटी सी मोटरसाइकिल पर दिल्ली के सुनसान रास्तों से गुजर रही थी। उसका चेहरा धूल और पसीने से सना था और उसकी आंखों में एक अनकहा डर था। पिछले 6 महीनों में दुनिया बदल चुकी थी। एक रहस्यमयी घटना, जिसे लोग महाविपत्ति कहते थे, ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया था। वैज्ञानिकों को नहीं पता था कि यह क्या था, कोई वायरस, कोई रासायनिक बदलाव, या शायद कोई प्राकृतिक आपदा। लेकिन एक बात स्पष्ट थी, यह कोई साधारण घटना नहीं थी। रिया की जेब में एक पुराना नोटपैड था, जिसमें उसने पिछले कुछ महीनों की घटनाओं को दर्ज किया था। उसका पत्रकार मन अभी भी सच्चाई की तलाश में था, भले ही अब अखबार छपने बंद हो चुके थे और इंटरनेट भी कई हफ्तों से काम नहीं कर रहा था। उसने अपनी मोटरसाइकिल रोकी और एक सुनसान चौक पर खड़े होकर चारों ओर देखा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि कोई उसे देख रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर भी उसे एक अजीब सी सनसनी हुई, जैसे कोई साया उसका पीछा कर रहा हो। यह मेरा वहम होगा, उसने खुद को समझाया और फिर से मोटरसाइकिल स्टार्ट की। उसका गंतव्य था दिल्ली के बाहरी इलाके में स्थित एक पुराना रिसर्च सेंटर, जहां से उसे कुछ जवाब मिलने की उम्मीद थी। 6 महीने पहले दुनिया भर में अजीब अजीब घटनाएं शुरू हुई थीं। पहले तो लोग इसे सामान्य मान रहे थे, कहीं बिजली गुल हो रही थी, कहीं इंटरनेट काम नहीं कर रहा था, और कहीं मौसम अचानक बदल रहा था। लेकिन फिर एक रात आकाश में एक चमकीली हरी रोशनी दिखाई दी थी। ये रोशनी इतनी तेज थी कि उसने रात को दिन में बदल दिया। इसके बाद लोग गायब होने लगे। कोई नहीं जानता था कि वे कहाँ जा रहे थे। कोई लाशें नहीं थीं, कोई निशान नहीं, बस लोग गायब हो रहे थे। जो लोग बचे थे, उनके साथ भी अजीब चीजें होने लगीं। कुछ लोग कहते थे कि उन्हें अपने पीछे एक साया दिखता है, एक ऐसी परछाई जो उनकी अपनी नहीं थी। ये साया कभी कभी उनके साथ चलता और कभी कभी गायब हो जाता। कुछ लोगों का कहना था कि यह साया उनसे बात करता है, उन्हें डराता है, या उन्हें कुछ करने के लिए मजबूर करता है। रिया ने शुरू में इन बातों को अफवाह माना था, लेकिन अब वह खुद इस साये को महसूस कर रही था। रिया का मिशन था उस रिसर्च सेंटर तक पहुंचना, जहां कुछ वैज्ञानिकों ने महाविपत्ति से पहले एक गुप्त प्रोजेक्ट पर काम किया था। उसने सुना था कि इस प्रोजेक्ट का नाम प्रोजेक्ट शैडो था, और यह किसी तरह की ऊर्जा या आयाम डायमेंशन से जुड़ा था। रिया को यकीन था कि इस प्रोजेक्ट में महाविपत्ति का जवाब छिपा है। रास्ते में उसे कई खतरे मिले। दिल्ली की सड़कों पर अब लुटेरे और सनकी लोग घूमते थे, जो बचे हुए संसाधनों के लिए एक दूसरे से लड़ रहे थे। रिया ने अपनी मोटरसाइकिल के बैग में एक छोटा सा चाकू और कुछ खाने की चीजें रखी थीं। उसका दिल चाहता था कि वह अपने परिवार के पास वापस लौट जाए, लेकिन वह जानती थी कि अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। रिसर्च सेंटर तक पहुंचने के लिए रिया को यमुना नदी के किनारे से गुजरना था। नदी का पानी अब काला पड़ चुका था और उसमें से एक तीखी गंध आ रही थी। रिया ने अपनी मोटरसाइकिल धीमी की और आसपास का जायजा लिया। तभी उसे दूर से कुछ आवाजें सुनाई दी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। रिया, एक धीमी ठंडी आवाज उसके कानों में गूंजी। वह चौंक गई। उसने इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। यह मेरा दिमाग का वहम है, उसने खुद को समझाया। लेकिन तभी उसने अपनी परछाई को देखा। सूरज ढल रहा था और उसकी परछाई सड़क पर लंबी पड़ रही थी। लेकिन उस परछाई में कुछ अजीब था, वह रिया की तरह नहीं दिख रही थी। उसका आकार बदल रहा था, जैसे कोई और उसका पीछा कर रहा हो। रिया ने अपनी मोटरसाइकिल की स्पीड बढ़ाई, लेकिन साया उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। वह तेजी से भागी, लेकिन साया हमेशा उसके पीछे रहा। आखिरकार वह रिसर्च सेंटर के सामने रुकी। सेंटर की इमारत पुरानी और जर्जर थी, लेकिन इसके अंदर से एक हल्की सी रोशनी आ रही थी। रिया ने गहरी सांस ली और अंदर जाने का फैसला किया। रिसर्च सेंटर के अंदर रिया को धूल भरे उपकरण और बिखरे हुए कागजात मिले। उसने एक पुराना कंप्यूटर चालू करने की कोशिश की, लेकिन बिजली नहीं थी। तभी उसे एक डायरी मिली, जिसमें प्रोजेक्ट शैडो के बारे में लिखा था। डायरी में एक वैज्ञानिक, डॉक्टर अखिल मेहरा, ने लिखा था कि वे एक ऐसी ऊर्जा की खोज कर रहे थे जो अंतरआयामी यात्रा को संभव बना सकती थी।
लेकिन इस प्रयोग के दौरान कुछ गलत हो गया था और एक छाया आयाम से कुछ निकल आया था, कुछ ऐसा जो अब इस दुनिया में फैल रहा था। रिया ने डायरी को अपने बैग में डाला और आगे बढ़ी। तभी उसे फिर से वही फुसफुसाहट सुनाई दी। रिया, तुम इसे नहीं रोक सकती। इस बार आवाज इतनी साफ थी कि रिया का शरीर कांप उठा। उसने पीछे मुड़कर देखा और इस बार साया साफ दिखाई दिया, एक काला धुंधला आकार जिसके चेहरे पर कोई आंखें नहीं थी, लेकिन वह मुस्कुरा रहा था। रिया चीख पड़ी और भागने लगी, लेकिन साया उसका पीछा कर रहा था। वह सेंटर के गलियारों से भागती रही और आखिरकार एक कमरे में पहुंची जहां उसे कुछ लोग मिले। वे लोग भी उत्तरजीवी थे जो इस सेंटर में शरण लेने आए थे। उनमें से एक विक्रम, एक पूर्व सैनिक था जिसने रिया को शांत किया और उसकी बात सुनी। विक्रम ने रिया को बताया कि वह और उसका समूह पिछले कुछ हफ्तों से इस सेंटर में रह रहे हैं। उनके पास कुछ हथियार और खाना था, लेकिन वे भी साय के डर में जी रहे थे। विक्रम ने बताया कि साया सिर्फ एक परछाई नहीं है, यह एक ऐसी शक्ति है जो लोगों के दिमाग में घुसकर उन्हें नियंत्रित करती है। कुछ लोग साय के प्रभाव में आकर पागल हो गए थे और कुछ ने खुद को नुकसान पहुंचाया था। रिया ने अपनी डायरी दिखाई और बताया कि प्रोजेक्ट शैडो ही इस साय का कारण हो सकता है। विक्रम और उसके समूह ने फैसला किया कि वे रिया की मदद करेंगे, लेकिन इसके लिए उन्हें सेंटर के गुप्त प्रयोगशाला तक पहुंचना होगा जहां प्रोजेक्ट शैडो का मुख्य उपकरण रखा था।